अभी आवाज आ रही है? हेलो खुशी, जीकेपी, मेहरीन, रुद्राक्ष, ओके विक्की सर कहाँ हैं आप? आ गया मैं तो विक्की। प्रियम हाय। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी, तो वेलकम एवरीवन। आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए हो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई वॉज वेटिंग फॉर टुडेज क्लास। ओके, तो हाय मयंक सर, आई डू नॉट सी यू। विक्की, यू जस्ट गो बैक एंड ज्वाइन अगेन, click on the watch live, okay, then you will see me। चलो, तो आप लोग थोड़ा रिवीजन करके आए होगे आई होप। एक बार थोड़ा क्लास में आने से पहले फटाफट से क्विक रिवीजन कर लिया करो जो चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है। तो आज अपना दूसरा लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो आज इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे हम। तो आज इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर है इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। ओके, खुशी वॉज ऑल्सो वेटिंग, राइट। तो अब इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद वी विल कंटिन्यू, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि इसकी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन बनते हैं इस पर ज़्यादा, ठीक है। तो और हाँ, एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कल हमने, वेरी गुड। तो उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी लास्ट टाइम कल। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन देखा था सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन को एमिशन कैसे होता है, कैसे वो होल्ड होता है किसी एक सरफेस से, मेटल सरफेस से। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होल्ड होता है सरफेस पे? सिंपल, उस कुछ बॉन्ड एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो उतना अगर एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन को, देन इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है विक्की। नाउ इसके बाद कन्वर्जन देखा था, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल्स। तो ये एनर्जी वो था कन्वर्जन। तो सिंपल कि एनर्जी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हमने। और प्लेटिनम और सीजियम का देखा था कि प्लेटिनम का जो होता है हाईएस्ट होता है वर्क फंक्शन, और सीजियम का जो होता है वो लोएस्ट होता है, ठीक। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन, कैसे कैसे एनर्जी दे सकते हैं हम। तो थर्मायोनिक एमिशन होता है, एक फील्ड एमिशन होता है, सेकेंडरी एमिशन होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही हमारा मेन टॉपिक था, उसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि हर्ट्ज ने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। व्हेन हर्ट्ज वाज ट्राइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मयंक, ओके, रिप्ले ऑफ मैकेनिकल फ्लूइड, ठीक, देख सकते हो। सो इसमें क्या किया था, हर्ट्ज ने क्या देखा था कि हर्ट्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनानी थी, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन के टाइम पे ही ऑब्जर्व वन थिंग, दैट व्हेन वी पुट द अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द कैथोड पार्ट, राइट। तो सो द स्पार्क डिस्चार्ज इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। So in the according to this observation, he observed that there is some effect of light on the emission of electrons, right. So the increase in the spark discharge was the proof of that, right. So he proposed one paper on this, and in the conference there was two persons, Lenards and Hallweg, who decided to study this effect, right, in detail. So that is known as experimental study of the photoelectric effect, which was done by the Hallweg and Lenard। तो इसमें हम अब हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली किया और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। तो कल कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने कंप्लीट कर ली थी, एक रह गई थी शायद। तो इसमें क्या था कि एक सिंपल सी ग्लास ट्यूब थी हमारे पास, उसमें एक कैथोड था, एक एनोड था, बैटरी से कनेक्ट किया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, तो करंट तो फ्लो नहीं होना चाहिए। बट हर्ट्ज ने ऐसा बताया कि लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। तो सर्किट जब कंप्लीट हुआ यहाँ पे, तो कैसे पता लगा? माइक्रो एमीटर की मदद से, कि एमीटर में यहाँ पे रीडिंग आ गई तो पता लग गया कि हाँ भैया करंट फ्लो हो गया सर्किट में, सिंपल। यहाँ पे फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की कि सोर्स की इंटेंसिटी चेंज की, कभी मेटल प्लेट चेंज की,
कभी सोर्स की फ्रिक्वेंसी चेंज की, कभी हमने रिवर्स की अरेंजमेंट की मदद से पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया। तो हाँ, एमीटर डिफ्लेक्शन की वजह से पता लगा, बिल्कुल सही है। ठीक, तो फिर जैसे ही इसको रिवर्स किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पता लगा कि करंट को रोका कब जा सकता है और करंट कब रुकेगा, ये फिर से एमीटर की हेल्प से पता लग जाएगा कि करंट रुक गया। सो दैट मीन्स वी हैव रीच टुवर्ड्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। सो थैंक यू गौतम। अब देखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट क्या हुआ था, इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इंटेंसिटी फोटो करंट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन था जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उनका। इसके बाद इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट कि पोटेंशियल की हेल्प से फोटो करंट को समझा कि जब पोटेंशियल बढ़ाया तो फोटो करंट में कोई भी फर्क चेंज नहीं हुआ, राइट। बट जनरली क्या होता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, लेकिन वो केस क्या था, वहां पे पूरा कंडक्टर से कनेक्टेड था और यहाँ पे बीच में कंडक्टर ही नहीं है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग अलोंग द स्पेस, राइट। तो उसमें वो जो एमिशन हो रहा है, वो एमिशन हो ही किस वजह से रहा है, वो एमिशन हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो फोटोन्स आर फॉलिंग ऑन द प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द प्लेट, राइट। इसके बाद क्या हुआ कि एक सैचुरेशन करंट पे हम पहुंच गए कि कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो दैट करंट इज सैचुरेटेड, करंट इज नॉट इंक्रीजिंग नाइदर इट इज डिक्रीजिंग, राइट। फिर उसके बाद जब पोटेंशियल को रिवर्स किया तो पता लगा कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिल रहा है जहां पे ये स्टॉप हो जा रहा है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि सर्किट हमारा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन कि इंसिडेंट रेडिएशन पे फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज की हमने तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज। तो पता लगा कि जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो चेंज हुआ ही नहीं, वो तो सैचुरेटेड वैल्यू पे ही है। देखो इधर फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा चुका मयंक मैं ऑलरेडी। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, और इस केस में हम केवल क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे करंट क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इंटेंसिटी तो चेंज ही नहीं की है, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है। दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग दी हाई एनर्जी वेव्स नाउ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, एच न्यू। तो एनर्जी ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि करंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो यार जो फोटोन्स की वजह से करंट निकल रहा है ट्यूब, उसमें हमारी इवैक्यूएटेड ट्यूब में और सर्किट में पार्ट ले रहा है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एनर्जी ज़्यादा हो रही है। एनर्जी किसकी ज़्यादा हो रही है, जो फोटोन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, हाँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। अब ये वाला ग्राफ कल हमने नहीं देखा था, ठीक, कि फ्रीक्वेंसी हम चेंज तो कर रहे हैं बट हमको और क्या देखने को मिल रहा है। तो जब हमने मेटल चेंज किया, मेटल प्लेट, तो एक मेटल ए और मेटल बी, ये दो मेटल्स लिए हमने सिंपली, और इसमें देखा कि जो एमिशन हो रहा है दैट एमिशन is taking place after a certain frequency, right, which is known as the threshold frequency। तो इसको जो हॉलबर्ग और लिनार्ड थे उन्होंने बोला कि ये एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जब आप फ्रीक्वेंसी लगाओगे, जो भी मेटल प्लेट है उस पर जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, तभी क्या होगा, एमिशन होगा, राइट। उससे पहले एमिशन नहीं होगा। तो न्यू नॉट से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो एमिशन नहीं होने वाला, लेकिन अगर न्यू नॉट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो एमिशन होगा, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा
सर आपने क्लास टाइमिंग चेंज कर दिया तो मैं कल वाला वीडियो नहीं देख पाया। कोई बात नहीं प्रियम, तो आप दोबारा जाके देख सकते हो वाला, ठीक है। सर हाउ कैन आई सी इट? अच्छा मयंक, आप क्लासरूम वाले टैब पे जाओ, वहाँ पे नीचे सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ होते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली यू कैन प्रेस द रिप्ले बटन, राइट, सो इट विल प्ले फॉर यू। तो अभी क्लियर है। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? ये जस्ट दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस, अभी हमको कुछ नहीं पता है, बस एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ग्राफ बनाते जा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो अभी ये बात पता लग गई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब रीज़न क्या है कि पता नहीं, ठीक। बट सर ओल्डर वीडियोस नहीं दिखते, यू कैन फाइंड दैट इन यूट्यूब ऑल्सो, पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? अच्छा प्रियम देख लो यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसको कल मैंने बहुत आसान तरीके से बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल को, कल वाली वीडियो में मिल जाएगा, कि जब सिंपल इसी पेन के एग्जाम्पल से बताया था कि पेन को ऊपर फेंक दो तो एक टाइम पे क्या होगा कि पेन रुक जाएगा, तो हमने जो काइनेटिक एनर्जी दी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी टॉप पे जाके। तो वो रोक कौन रहा है? ग्रेविटी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी वजह से है? इस अर्थ की वजह से, राइट, ग्रेविटी की वजह से। बट सेम केस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है कोई, उसके पास नेगेटिव चार्ज चलता हुआ आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, and there will be a point when this charge will stop, right, due to the conversion of kinetic energy into the potential energy, ठीक। तो उसी को बोलेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वहाँ पे है। तो उतना पोटेंशियल अगर उसको अचीव हो गया कि वो रुक जाए, तो देन वी विल कॉल इट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो ये वाली बात क्लियर है। मैथ्स के लिए गाना चाहिए अंकित चौधरी, क्या हो गया? तो मैथ, सो दो मेटल है, तो अब देखो दोनों मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम है, ये एक और नई ऑब्जर्वेशन है कि हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग है। इसका मतलब हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सेम बात नहीं है, हर मेटल इलेक्ट्रॉन को अलग अलग पावर से होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब चैनल नेम इन यूट्यूब पे सर्च कर लो मेरा नाम डाल के ऐसी फिजिक्स की क्लास, तो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है। मेटल ए और मेटल बी जो अलग अलग मेटल है, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है न्यू नॉट से, तभी यहाँ पे एमिशन हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो अब इन ऑब्जर्वेशंस से हमको क्या देखने को मिला? ये ऑब्जर्वेशंस है जो हमने पीछे ग्राफ बनाए हैं, वो ग्राफ्स क्या बता रहे हैं हमको, राइट। तो पहला देखो ऑब्जर्वेशन पढ़ो, ये सब है, ये आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा, और ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपके लिए दोनों जगह हेल्प करने वाली है, ठीक है गाइस। अब देखो, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कितनी होनी चाहिए? अबव देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये पहली ऑब्जर्वेशन कि भाई साहब जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, क्लियर है। लेकिन होना क्या चाहिए? फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी मोर देन दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये बात पता लग गई हमको,
राइट। गौरव राज, यू आर लेट, कोई बात नहीं, आ जाओ, क्लास में तो वेलकम है, कोई बात नहीं, लेट हो गए, यहाँ तक तो पढ़ ही चुके हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दैट मीन्स ये ऊपर वाली बात चल रही है, जो सैचुरेशन करंट है, मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहे हो आप एक्स एक्सिस में, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है, वो सैचुरेटेड है, लेकिन वो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो बात तो है ही, बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस हमारा यही था, ठीक, कि इंसिडेंट रेडिएशन, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है वो। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा सैचुरेशन करंट पे। सैचुरेशन करंट को केवल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ही चेंज कर सकती है। क्लियर है? और ये सारी बातें फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए हो रही हैं। ओके, ऑर्गेनिक के लिए कोई बुक बताओ ना सर, बताया तो था। हाँ खुशी, ये वाला बिल्कुल सही पॉइंट है जो आप बोल रहे हो कि इसके नीचे जो अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को ही नहीं मिला है। बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। अब ये थर्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ो, ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने देखी हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आप बात कर रहे हो, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, below which no emission of photoelectrons takes place, right? And no matter how intense the incident light is, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाली है आपने, मतलब भयंकर इंटेंसिटी डाली है कि खूब ज़्यादा वेव्स जा रही हैं, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी है तो एमिशन तो हो ही नहीं रहा है किसी भी हालत में, ठीक है। फिजिकल गार्डनर आशी स्टडी, ठीक है, क्लियर है ये बात। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ही ऊपर गए तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकला? कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकला है। अब वो काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम वैल्यू है कि उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे कम से भी निकल सकता है अगर टाइटली बाउंड है, लेकिन जो सबसे लूज होगा वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, और ये बात तो ठीक है, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अभी देखो ये, अरे प्रियम अभी बताया था ना कि एक बुक्स की वीडियो मैंने बनाई है सबके लिए, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, आप वो जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। देखो तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली एक्सपेरिमेंट से, कि जो एक तो ये पता लगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज करती है लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। सर मेरी भी सुन लो। वेल अरे भाई साहब, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी सब पढ़ेंगे, मैं जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो ये भी करेंगे, ठीक है। और परमाबिलिटी नहीं होता है, परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी म्यू होती है, जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी अपने लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो, सारे बच्चे देखो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपेरेंट टाइम लैग। सो नैनो सेकेंड में हो जाता है, ठीक है, या उससे कम में भी होता है कि जैसे ही आपने इंसिडेंट लाइट डाली अपनी और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और इंटेंसिटी कितनी भी कम है, मतलब बिल्कुल ही डिम लाइट डाली है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो विद इन नैनो सेकेंड्स एमिशन हो जाएगा, थोड़ा सा भी टाइम लैग नहीं है। तो ये फिनोमिनन में इलास्टिक कोलिजन होता है, ये तो अभी हमें कुछ नहीं पता,
अभी तो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम, ठीक है, वी आर जस्ट राइटिंग दी ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन लिखते लिखते हमको क्या पता, अरे भैया परमिएबिलिटी की वैल्यू सुन लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻⁷, मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई तो आ जाएगी, ठीक है, परमिएबिलिटी। अभी सुनो ये वाली बात, यार वो मैग्नेटिज्म में क्यों जा रहे हो अभी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है? तो क्या हो रहा है अभी, ऑब्जर्वेशन लिखी जा रही थी, तो हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जी हमने 4 ऑब्जर्वेशन लिखी हैं जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन सारी, ठीक है। हाय नविष्टा, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि टाइम लैग ही नहीं है, कि टाइम लैग नहीं है, अगर न्यू नॉट से थोड़ी सी भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी कितनी भी कम हो, तुरंत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। थ्रेशोल्ड से कम है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कितनी भी हाई हो, भयंकर इंटेंसिटी डाल दी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या बात चल रही थी कि यंग्स भाई साहब क्या कह रहे थे, कि यंग्स भाई साहब कह रहे थे कि लाइट वेव है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई कि वो कह रही है कि लाइट वेव है बिल्कुल, और लाइट की स्पीड c है। तो अभी तक तो लाइट वेव चलती हुई आ रही थी, लेकिन क्या वेव नेचर से ये एक्सप्लेनेशन कर पाओगे आप कि ऐसा क्यों हो रहा है? वेव नेचर के अकॉर्डिंग ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें क्या होना चाहिए कि जब एक सरफेस पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि मल्टीपल फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो और बहुत देर तक आ रहे हैं, तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि ये लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए कि जब इतनी भयंकर इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो उस एनर्जी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे एरिया पे, तो एक बार तो ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके पॉप आउट कर जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वेव थ्योरी से तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हम, और वेव थ्योरी से फोर्थ वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि टाइम लैग वाला, क्योंकि टाइम लैग तो है ही नहीं। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन शुड गेन सम सफिशिएंटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट कैन इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। अमरत्या लेट हो गए आप, कोई बात नहीं। अरे पंजाबी विच क्लास दस सकते हो, वो पंजाबी तो मैनू आंदी नहीं, पंजाबी विच कैसे दसूं, थोड़ी थोड़ी आंदी है, समझ आंदी है। चलो देख लो, पंजाबी आती है तो हिंदी तो आती होगी नरिष्ठा, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे थे। इसको समझ रहे थे कि जब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो एमिशन होना चाहिए, कुछ सफिशिएंट टाइम के बाद एमिशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इंटेंसिटी ज़्यादा का मीनिंग क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो एकदम से लाइट आई, इलेक्ट्रॉन को पॉप आउट हो जाना चाहिए, ठीक। अगर इंटेंसिटी कम भी है तो बहुत टाइम कुछ ले ले, वो 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन, इतनी एनर्जी ले ले कि निकल जाए, वो भी नहीं हो रहा है। तो वेव थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई एक्सप्लेन करने से, क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है वेव थ्योरी। तो अभी तक तो सब कह रहे थे कि लाइट वेव है, लेकिन वेव थ्योरी अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक। तो फिर किसको बुलाया गया, किसके हाथों में इसके एक्सप्लेनेशन की कमान सौंपी गई, बताओ किसने किया इसको एक्सप्लेन? आइंस्टाइन। मेहरीन बिल्कुल सही है, करेक्ट। सो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो आइंस्टाइन दादा, तो दादा आ गए फिर बताने पिक्चर में कि तुम बच्चे हो, तुमसे नहीं होगा ये, मैं बताता हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या बताया,
उन्होंने देखो कितनी अच्छी इमेजिनेशन, देखो वो तो हम पढ़ने के बाद इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन उस टाइम तक किसी को थोड़ी पता था कि क्वांटम या क्वांटा वर्ड, चलो ये तो वर्ड हो गया, उस चीज़ को सोचना कितनी बड़ी बात है उस टाइम, कि हर किसी के हर साइंटिस्ट, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि लाइट वेव है, वेव आ रही है, टकरा रही है, और बिल्कुल ही न्यू थ्योरी, आउट ऑफ द बॉक्स। आइंस्टाइन ऐसे सोच रहा है कि ये वेव नहीं है, ये एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, क्लियर है। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल है, अगर मैं पार्टिकल से सॉल्व करता हूँ तो कैसे होगा ये। तो पार्टिकल से देखो इन्होंने दो मेन इक्वेशन ये है जो आइंस्टाइन ने दी, दिस इज द मेन इक्वेशन, ठीक है। अब इस पे एक हम डायग्राम बनाएंगे और उससे समझेंगे कि रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, द सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ईच क्वांटम ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैज़ एनर्जी h न्यू, ओके, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक। गौरव राज क्या हो गया, वो लगते नहीं दादाजी जैसे, सारी पिक्चरों में तो आइंस्टाइन के बाल सफ़ेद कर रखे हैं, जितनी भी फोटोज हैं। गुड इवनिंग प्रियंका। देखो GKP E इक्वल टू MC², ये सबको पता होती है, E इक्वल टू MC²। बाकी इतनी सारी थ्योरीज दी हैं, रिलेटिविटी और टाइम वाला कॉन्सेप्ट दिया है कि टाइम इज रिलेटिव, वो पता है कि कैसे टाइम चेंज हो जाता है फ्रेम चेंज होने पे। चलो ये वाला देखते हैं अभी। तो ईच, अब इन्होंने क्या बताया कि एक क्वांटा है, एक पैकेट है, ठीक है, फोटोन, फोटोन एक पैकेट है एनर्जी का, वो आया, उसके पास एनर्जी कितनी है, h न्यू, कितनी एनर्जी है, हाँ रिलेटिविटी प्रियम। तो टाइम मतलब इक्वेशन कैसे लिखोगे, समझोगे कैसे कि इक्वेशन क्या बनाओगे उसके लिए। इफ दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एक्सीड्स द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, विच इज वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझते हैं, और ये डायग्राम आप लोग अपने घर ले जाना कॉपी में बना के, क्योंकि ये अगर आपको याद रह गया तो आप कभी नहीं भूलोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो सपोज कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन बैठा है सरफेस पे, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे बैठा है, मेटल ने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, तो ये बॉन्ड बना हुआ है, कितनी एनर्जी का बॉन्ड है, 5 एनर्जी का बॉन्ड है, क्लियर। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये एक फोटोन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, फोटोन के पास एनर्जी थी h न्यू, फोटोन आया और इससे टकराया, और ये h न्यू क्या थी, ये कंडीशन थी कि ये h न्यू इज ग्रेटर देन दी 5, इस कंडीशन को इधर लिख देते हैं कि h न्यू इज ग्रेटर देन दी 5, ठीक है। हाँ खुशी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ज्योत्सना देवलंकर क्या पूछ रहा, फिजिक्स टॉप स्कोर्स ऑफ फोर्स न्यूटन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ये देखो अभी, तो ये डायग्राम अपने घर लेके जाना, बिल्कुल इसको कॉपी कर लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये फोटोन आ रहा है यहाँ पे, इंटरेक्ट कर रहा है इससे, इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हुआ, ये जैसे ही इससे टकराया ये एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, अब एनर्जी आ चुकी है उसके पास, मतलब ऐसा समझ लो कि मैं खड़ा हूँ, कोई उधर से मोटा सा आदमी भागता हुआ आ रहा, मुझसे टकरा गया, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इम्पल्स की फॉर्म में मेरे में ट्रांसफ़र होगी।
तो ये आया, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन ये कोलिजन वैसा नहीं है कि मोटू लाला जैसा नहीं है कि ये टकराया ये वहीं रह गया, इसमें एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, क्या हुआ, ये फाई से ज़्यादा है, फाई से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉप आउट कर जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन विल पॉप आउट फ्रॉम हेयर, और उसकी जो एनर्जी होगी फिर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी बस, क्योंकि हाफ mv², इलेक्ट्रॉन इज अ, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी बची, कितनी बची, एच न्यू से आया था और फाई हो गई यूज बॉन्ड ब्रेक करने में, बची कितनी, एच न्यू माइनस फाई, तो वो जो बची वो कहाँ गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप गिर जाओगे सेंटर ऑफ मास पे मारा उसने एकदम, गिरूंगा नहीं मैं, ट्रांसलेशन करूंगा, उड़ता हुआ जाऊंगा ठीक है, तो ये एनर्जी से आया एच न्यू से, टकराया, फाई को यूज कर गया, तो बची कितनी, एच न्यू माइनस फाई, वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है हमारा मूव करने लगा काइनेटिक एनर्जी से। अब यहाँ पे इसको ऐसे वेव की फॉर्म में भी दिखा देते हैं, क्योंकि एच न्यू को हम मतलब वेव भी मानते हैं, जो अभी उसने बताया था हमको, डी ब्रॉय ने। ठीक है, कुश झावेरी, ओके, इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बस यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पूरा अपने आप में। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके टीचर, तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, ओके टीचर। सर पर बोर्ड्स में भी इतना ही आएगा, अरे और क्या, यही सब आएगा, ऑब्जर्वेशन हॉलवेक्स और लिनार्ड और ये सब। डन, चलो अब पहुंचते हैं वापस। तो यही जो इक्वेशन है के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये इक्वेशन यहीं से पता लगी हमको, इन्होंने बताई कि ऐसे काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है कि फोटोन आया, टकराया, और क्या हुआ, ये हुआ कि वो निकला, GKP। क्यों, देखो इधर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। अब फोटोन को समझते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये बताने तो पड़ेंगे ना, तो उन्होंने बताए थे ये कि कैसे पार्टिकल नेचर है, क्यों पार्टिकल नेचर है, और क्या क्या कंडीशन है इसमें। तो ये कंडीशन है इसमें कि जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, कौन सी, लाइट की रेडिएशन, देन रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। ठीक, नो, कुछ जावेरी, फोटोन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटोन्स। तो ये सब आइंस्टाइन ने बताया था, सब एक्सप्लेन किया था कि, और फोटोन को बताया कि क्या होता है फोटोन, फोटोन होता है एच न्यू एनर्जी का पैकेट, ठीक, जिसका मोमेंटम होता है h डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, या फिर h न्यू बाय c, और स्पीड होती है स्पीड ऑफ द लाइट, क्योंकि वो लाइट का ही पार्टिकल है। सारे फोटोन्स, ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैज द सेम एनर्जी। तो अगर रेड लाइट जा रही है तो सब फोटोन्स उतनी ही एनर्जी के होंगे जो रेड लाइट की हमारी वेवलेंथ होती है, तो या फिर फ्रीक्वेंसी होती है, तो एच न्यू। तो हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट है या वायलेट लाइट है उसकी होगी, ठीक है। अब जैसे ही ये रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर से, तो खुद मैटर की तरह बिहेव करने लगती है। By increasing the intensity of light of given wavelength, there is only an increase in the number of photons per second crossing a given area। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, सर फोटोन में रिजल्टेंट जीरो होता है या चार्ज ही नहीं होता है, चार्ज ही नहीं होता है उसमें, फोटोन में चार्ज नहीं होता है, मास ही नहीं होता, चार्ज कहाँ से होगा, चार्ज है इसका मतलब वो उस चीज़ का कुछ मास है,
और फोटोन को हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक एनर्जी है, वो मास नहीं है, वो इट इज जस्ट एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, ठीक है, विद ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी। तो ये हो गई इंटेंसिटी का मीनिंग यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था। तो फोटोन पार्टिकल नेचर शो करता है, सब एटॉमिक नहीं है, सब एटॉमिक। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब हो गया जो एटम से जनरेट हो रहा है, ठीक है, एटम न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तब जनरेट हो रहा है। ये एनर्जी है, एनर्जी, ये एनर्जी डिफरेंस से जनरेट होता है। सो दस फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये जो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है फोटोन की एनर्जी, वो डिपेंड करती है कि फोटोन कौन सा है, कौन सी वेवलेंथ का है, दैट मीन्स रेड है, येलो है, कौन सा है। ठीक है, अब यही कंटिन्यू चल रहा है अभी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन। फोर्थ पॉइंट देखो, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो आप लोग पूछ रहे हो, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो फोटोन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि वो खुद ही उससे मिलके बना है। फोटोन किससे मिलके बना है? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में देखते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और फ्लो कर रही हैं स्पेस में। हाँ बिल्कुल जा पाओगे। गुड इवनिंग नीतीश कुमार। तो फोटोन्स क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिफ्थ पॉइंट क्या है रुद्राक्ष, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जो अभी हमने देखा, जो मैंने डायग्राम बनाया था, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तो ये चीज कहाँ देखने को मिलती है, इलास्टिक कोलिजन में। वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था हमने, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या देखा था, दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दैट मीन्स कि जो हमारा मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा और जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। ठीक है सर, क्लीन नहीं दिख रहा है बसंत यार, क्लीन मुझे तो दिख रहा है, मैं तो इसी में देख रहा हूँ, बाकी सबको भी ब्लर दिख रहा है क्या? मुझे क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। देख लो एक बार, बैक करके दोबारा ज्वाइन करके देखो, शायद क्लियर हो जाए। हाँ नहीं है ना ब्लर, ठीक है क्लियर है। हाँ तो ये वाली बात समझ आ गई। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना निकले, इट विल जस्ट एब्जॉर्ब द फोटोन, राइट, and it will reach to some higher energy level, and when it will come back a new photon will be generated, right? Now it can come back through the different paths or it can come back directly to the original place where it was, right? तो अब देखो इस चीज़ को कि हमको चीज़ें दिखती कैसे हैं, तो चीज़ें दिखती भी तो ऐसे ही हैं कि जब गया फोटोन उससे टकराया तो उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन्स वापस आए तो नया फोटोन जनरेट हुआ, तो वो हमारी आईज में आया तो हमको दिखा कि वहाँ पे कलर। ठीक, इलेक्ट्रॉन को निकल ही जाना है बाहर तो क्या होगा कि फोटोन इतनी एनर्जी का गया कि उसने जो बॉन्ड बना रखा है इलेक्ट्रॉन ने, वो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल गया। बात समझ आई? हाँ, वेवलेंथ वेव की होती है, तो पार्टिकल नेचर कैसे हुआ लाइट का, एक्चुअली वेवलेंथ वेव की होती है, बट हर मैटर की वेवलेंथ होती है, आपकी मेरी हम सब की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो जब हम कुछ v वेलोसिटी से मूव करते हैं तो हम भी एक वेव नेचर में मूव करते हैं, लेकिन वो वेव की लेंथ इतनी छोटी होती है दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट विद आवर नेकेड आइज। ओके, अब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती जाएगी उतनी आप वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो हर मैटर की वेवलेंथ होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी जैसे मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की भी एक अपनी वेव एसोसिएटेड होती है। क्लियर है? तो ये बात हमको बताई थी डी ब्रॉय ने। तो फोटोन बात समझ आएगी, फोटोन मे बी एब्जॉर्ब्ड और न्यू फोटोन मे बी क्रिएटेड। अब देखो डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन, इसने कैसे एक्सप्लेन किया चीज़ों को। तो जो आइंस्टाइन वाला केस था, जो आइंस्टाइन ने बताया कि
एक फोटोन है, उसकी कुछ एनर्जी है, राइट। तो फोटोन की एनर्जी उसमें जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो एब्जॉर्ब हो गई और इलास्टिक कोलिजन हो गया इन दोनों के बीच में और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया कुछ काइनेटिक एनर्जी से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नया फोटोन जनरेट हो सकता है जिससे हमें कुछ दिख जाए, ठीक। अब डी ब्रॉय ने उसी चीज़ को और एक्सप्लेन किया कि कैसे कोई मैटर पार्टिकल भी है और वेव भी है, जो आप पूछ रहे हो कि वेवलेंथ वेव की होती है और फिर मैटर की कैसे हो गई। तो वही चीज़ डी ब्रॉय ने एक्सप्लेन की। तो डी ब्रॉय ने कैसे एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक एनर्जी उसने लिखा है एक पार्टिकल की कितनी है, हाफ mv², राइट। तो मोमेंटम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, दैट p²/2m, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसकी है, E/v, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E/v0। ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन के पास होता है मास, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता ही है, हमको पता है। अब माना कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो उसकी जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये। लेकिन बट आइंस्टाइन ने बोला था कि लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा, p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो डी ब्रॉय ने सोचा कि इसमें जो है अपना मोमेंटम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लगाएंगे तो हमारे पास तो फिर वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से, दैट मीन्स उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यहाँ से उसने थियोरेटिकल फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय √v इंटू नैनो, ये जो वेवलेंथ आएगी ये नैनोमीटर में आएगी। ये KYY है, KYY कहाँ है, KYY तो कहीं नहीं है, K खुशी, K काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे नापी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल से तो पता लगाई थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कि उस पोटेंशियल के लगाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। V पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है, V0 है, ये V पोटेंशियल है, यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की तो बात चल रही है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको EV लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी है मतलब इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उसकी वेव डिफाइन की हमने। तो डी ब्रॉय ने डिफाइन की, अब एक थ्योरेटिकल रिलेशन दे दिया। तो उस समय जैसे मैंने बताया कि भाई वैसा ही माहौल चल रहा था कि लोग नई नई थ्योरी प्रपोज कर रहे थे, फिर उनकी कॉन्फ्रेंस में कोई बैठा होता था तो वो प्रूव करने के लिए कि या वो सही है या गलत, उस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे। तो ऐसे ही डी ब्रॉय के इस थ्योरेटिकल रिलेशन पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ which is very famous, known as Davison-Germer experiment. You can go through it. एक बार आप डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट जाके देख लेना, ठीक। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ये है कि हर मैटर की एक अपनी वेवलेंथ होती है विच इज इक्वल टू h/p, ठीक है अविनाश, क्लियर है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है खुशी, h प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। h का पूछ रहे हो क्या, h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। मैथमेटिशियन थे, आइंस्टाइन के साथ मिलके इन्होंने काम किया था और h की वैल्यू निकाली थी कि h प्लैंक्स कांस्टेंट की कितनी वैल्यू आ रही थी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वहाँ से ये जो डी ब्रॉय का जो रिलेशन था प्रूफ हुआ कि बिल्कुल परफेक्ट है, सच है, ठीक है, दैट मैटर डू बिहेव एज अ वेव, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था कि इलेक्ट्रॉन की कुछ बीम जा रही थी और एक टारगेट था शायद निकल, उस पर टकराती है, फिर वो टकराने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जगह जगह, तो डिटेक्टर लगा रखा है चारों तरफ, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज़्यादा मिली और वो पोटेंशियल भी था और एंगल भी पता था कुछ, शायद 55 आई थिंक। तो उस पे जो फ्रिक्वेंसी थी वो मैच हो गई इस वाली इक्वेशन की फ्रिक्वेंसी से, थोड़ा सा डिफरेंस था 0.002
नैनोमीटर्स का, तो ऑलमोस्ट सेम थी। तो कुछ हो सकता है एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी होती हैं। तो ये रिलेशन एकदम जब मैच कर गया थ्योरेटिकल डेटा से, जब एक्सपेरिमेंटल डेटा मैच कर जाता है, तब हम मान लेते हैं कि हाँ ये जो प्रपोज रिलेशन है वो ठीक है। तो वहाँ से जब पता लगाया उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की और यहाँ जो वेवलेंथ थ्योरेटिकली कैलकुलेट की, तो वो ऑलमोस्ट सेम थी, तब हमको पता लगा कि ये डी ब्रॉगली का जो एक्सप्रेशन है डी ब्रॉय का, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है गाइस, बात समझ आ रही है? तो ये वाला एक फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जेई मेंस में। इन रिलेशंस पे जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें थ्योरी भी लिखी है जो आपके काम आने वाली है बोर्ड में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो 12th के पेपर्स में। बिल्कुल श्योर शॉट है कि मार्क्स उसमें बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, उन्नति भी पढ़ रही है मेरे साथ लाइव। उन्नति कौन है? उन्नति भाई अविनाश, करण को देखो। x प्लस 1/x 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, पूरी मैथ्स की इक्वेशन लिख डाली करण ने। ओके, उन्नति भी पढ़ रही है। उन्नति किस क्लास में है? कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मोदी जी, मोदी जी तो विकास के साथ चल रहे हैं। 11th, ओके, तो 12th का है ये, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं वो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो जेई मेंस के, आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। और ये जो थ्योरी है ये अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हो सब लोग। ठीक है, तो t.me/instaJEE चैनल नेम है, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी पे सारी पीडीएफ्स और वो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं मैथ्स के और मैथ्स की पीडीएफ सब उसी पे अपलोड हो रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठाओ। ठीक है, तो क्योंकि अभी फ्री है, बिल्कुल सब कुछ आपके लिए मिल रहा है और सारे फैकल्टीज़ भी IITians हैं, तो बिल्कुल इसका आप फ़ायदा उठाओ और अपनी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बढ़ाओ। ठीक है, खुशी इज़ ऑल्सो इन 11th। ओके खुशी, बट अभी क्या है कि अभी हम 12th का थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास 12th के स्टूडेंट्स भी हैं और 11th के भी हैं। तो जैसे ही एक बार बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे तो जो 12th का थोड़ा पार्ट बचेगा वो भी कवर कर लेंगे और 11th का जो पोर्शन बचा है वो भी कर लेंगे। इसीलिए मैंने 11th का सिलेबस पहले ही कवर कर दिया था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी हो गया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गया है, फ्लूइड्स भी हो गया है, और अपना वर्क एनर्जी पावर हो गया है, ग्रेविटेशन हो गया है। इवन वो तो डिटेल्ड में हुए हैं, उसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी हुए हैं, है ना? स्नेहा ठाकुर इज़ देयर, ओके। सो अविनाश, हाँ देखो जिसका भी छूटा है वो जाके एक बार प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देख लो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, और कुछ बताओ, और कोई बात? मेहरीन सर इस टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो मैं एक काम करूँगा, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दूँगा। ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो मैं क्वेश्चंस ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके नाम से एक बना दूँगा पीडीएफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं तो वो पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, प्रियंका इज सेइंग सर सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ, ऑल द बेस्ट। वैसे सरकारी जॉब बहुत कम है अभी देश में। सर फ्लूइड मैकेनिक्स पर क्वेश्चंस कब होंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स पे तो क्वेश्चन मैंने करवाए थे थोड़े इंपॉर्टेंट, और बाकी क्वेश्चंस मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पे बताया था आपको कि जब एडवांस होगा उससे पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जनरली एडवांस वालों को ज़्यादा प्यार है फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, हाँ पढ़ाई तो होती है डेली, पढ़ाई डेली चल रही है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे जो क्वेश्चन है दैट वी विल कवर बिफोर द एडवांस पेपर।
राइट। और बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने बताया था एक पार्ट कि नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्योंकि आपने देखा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स से नीट में हर साल आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, हालांकि सरफेस टेंशन वाले पार्ट से मिलेंगे, तो वो पूरे उसमें इतने बड़ा जो टॉपिक है जो जनरली वीक्स में कवर होता है, उसमें आप देखोगे कि सरफेस टेंशन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उसको देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज अब इसके बाद आपकी क्लास है मैथ्स की, तो यू कैन कम बैक फॉर मैथ्स। नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है फिज़िक्स में? नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिज़िक्स में, मैं बताऊंगा कि जो 11th, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 11th की फ़र्स्ट बुक और 12th की फ़र्स्ट बुक, मैं काफ़ी बार आपको बोल भी चुका हूँ पहले भी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th की फ़र्स्ट बुक। फर्स्ट बुक की मीनिंग है कि ग्रेविटेशन तक, जो पहला चैप्टर है एरर मेजरमेंट से लेकर ग्रेविटेशन तक, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का यूज़ है आगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वैसे फिजिक्स में कोई इतना ज़्यादा यूज़ है ही नहीं, यूज़ का मतलब है ही नहीं, डिस्क्राइब ही नहीं की गई है। तो बेसिकली वो मेन केमिस्ट्री में होती है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। चलो आज अभी 5 मिनट बचे हैं, मैं थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्यों प्रोबेबिलिटी क्यों है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। ठीक है, लव प्रजापति, बस करें फिर? चलो बस कर देते हैं। बोलो बस करना है या बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देख सकते हम? जल्दी बताओ। बताओ, मशीन से भी क्यों नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन? बता दो। चलो बता देते हैं, इमरान इज़ ऑल्सो सही। देखो, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देख सकते? किसी मशीन से आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। यू कैन जस्ट गेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वही श्रोडिंगर ने बताया था और उसकी मैथमेटिक्स बताई थी। क्यों नहीं देख सकते? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कब होती है? चीज़ें आपको कब दिखती हैं? जब लाइट वहाँ जाती है, उस पर टकराई और फिर लाइट वापस आई, तो आपको मैटर जो है वो विजिबल होता है सामने वाला। ठीक, तो कंटिन्यूअस मैटर है एक बड़ा सा, लाइट जा रही है, टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पे आ रही है, तब हम वो मैटर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर होगी कि इसीलिए दिखता है मैटर। अब इमेजिन करो कि आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है, तो अब आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन है, अब आप उसको देखना चाहते हो किसी मशीन की वजह से, तो लाइट आई, फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन से टकराया, राइट? आपको दिखेगा कब इलेक्ट्रॉन? जब वहाँ से फोटोन वापस आएगा तभी तो दिखेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो तो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके मूव कर जाता है। अगर बहुत ज़्यादा तो बाहर ही निकल जाएगा, और इतनी एनर्जी है किसी जो गैप में फिल हो गई तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से दूसरी ऑर्बिट में इट विल जंप, तो आप देख पाओगे इलेक्ट्रॉन को। आपको चीज़ें कब दिखती हैं? जब फोटोन जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा। अब जब फोटोन गया तो वापस ही नहीं आया वहाँ से। इसी वजह से स्ट्रिंग थ्योरी वाले वेव्स, समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्व कर लेगा, हाउ विल यू सी जब वो वापस ही नहीं आ रहा है? और वापस आएगा भी तो हमको पता नहीं ना, कि क्योंकि अब मान लो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से कूद के नीचे आ गया, फिर फोटोन जब तक वापस निकल के आ रहा है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर का, तो हमको पता ही नहीं है कि वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन जो आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से गैप से आया। ठीक, तो हम बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में हो सकता है, हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है। बात समझ आई? तो यही श्रोडिंगर ने उस समय सोचा था, और उस समय सोच के आप ये सोचो कि मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी थी पूरी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की, हाँ इतना एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंड होने की, कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, आप बता नहीं सकते कहाँ होगा। ठीक है, अब क्लियर है? समझ में आ गया? छा गए गुरु ठोको ताली। तो ये देखो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब सोचते नहीं हैं हम लोग, और कितना सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया क्या अपने लोगों ने? कितना सिंपल है।
तो ऐसे ही सिंप्लिसिटी से आप सोचते जाओ तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप ऐसे ही सोचोगे तो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, हाँ लव प्रजापति पूछ लो क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी टाइम हो गया है, आई हैव टू गो। ठीक है, चलो बाय बाय।